हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने डिवाइन गोड कल्टीवेटर के पिछले एपिसोड में देखा, ये चंद ने एक पर्सन के पास फ़ोन किया था। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। उस बिल्डिंग के अंदर हमें एक पर्सन दिखाया जाता है, उसके पास एक अननोन पर्सन का कॉल आता है। तो वह पर्सन कहता है कि इस दुनिया में 6 लोगों के पास ही मेरा नंबर है। और वह फ़ोन उठा लेता है और कहता है कि कौन बात कर रहा है। तो हमें बताया जाता है कि उसके साथ ये चैन बात कर रहा होता है और वह कहता है कि मैं तुम्हारे पास एक फ़ोटो भेज रहा हूँ, मुझे उसके बारे में सब कुछ पता करना है और मुझे बताओ कि वह कल कहाँ थी और अब कहाँ पर है। तो जिसे सुनकर वह कहता है कि ठीक है। और ये चंद उस आदमी से कहता है कि मुझे 5 मिनट में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, और यह कहकर वह फ़ोन को काट देता है। तो जो दूसरा पर्सन होता है वह कहता है कि 3 साल हो गए, मैं इस फ़ोन कॉल का 3 साल से वेट कर रहा था और आखिरकार उन्होंने अब फ़ोन कर ही दिया। और वह कहता है कि मास्टर, मैं कब से इसका ही वेट कर रहा था। और वह 3 मिनट या 4 मिनट बाद उसके पास मैसेज कर देता है। तो हमें दिखाया जाता है ये चंद के पास मैसेज आ जाता है और वह पढ़ने लगता है कि शून्य 11:35 से अपने घर से बाहर गई और वह एक हॉस्पिटल में गई, जहाँ पर उसके ब्रदर को एडमिट किया गया है। उसके ब्रदर को एक्सीडेंट के केस में हॉस्पिटल में ले जाया गया है। और उस हॉस्पिटल और वह पर्सन येचन को एक मैसेज भेज देता है। तो जब येचन उस मैसेज को पढ़ने लगता है तो हमें बताया जाता है कि वह मैसेज शून्य के बारे में होता है। उसमें लिखा होता है कि 11:35 को शून्य अपने घर से निकल गई और वह एक हॉस्पिटल में गई थी, और जिस कार में वह हॉस्पिटल में गई थी उसका नंबर 180 TS था। और उसने हॉस्पिटल के ही पार्किंग में वह कार पार्क की थी। और उसके ब्रदर की कंडीशन बहुत ही बुरी थी, जिसके कारण वह उस हॉस्पिटल में गई थी। और 11:20 पर वह वहां पर पहुंच गई। उसको अपने ब्रदर की सर्जरी के लिए 7 लाख युआन की जरूरत थी, और उसने अपनी कार को बेच दिया, जिससे उसे 50,000 युआन मिले। तुझे सुनकर येचन कहता है कि यह डिटेल इनफ है, और वह उस पर्सन से और इन्फॉर्मेशन ना लेने के लिए कह देता है। और वह कहता है कि मुझे शून्य के पास जाना होगा और देखना होगा कि अब उसके ब्रदर की हालत कैसी है। तो आगे सीन बदलता है और हमें उस हॉस्पिटल का सीन दिखा जाता है। तो उस हॉस्पिटल के अंदर हमें शून्य का सीन दिखा जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा चिंता में होती है। और वह कहती है कि मैंने 3 लाख युआन तो जमीन कर दिया है, लेकिन अभी भी 3 लाख युआन रह रहे हैं। पता नहीं यह 3 लाख युआन कहाँ से आएंगे। तो आगे हमें शून्य के मदर और फादर का सीन दिखाया जाता है। तो शून्य के फादर कहने लगते हैं कि हाँ, हमने अपने सारे के सारे रिसोर्सेज का यूज़ कर लिया है और हमने तो अपना घर भी बेच दिया, लेकिन फिर भी हम अपने बेटे की सर्जरी के लिए इनफ मनी इकट्ठा नहीं कर पाए। और उसकी मम्मी भी रो रही होती है। तो शून्य भी अपने मन में सोचती है कि अब तो हम अपने अंकल और आंट पर ही विश्वास कर सकते हैं। और हमें बताया जाता है कि शून्य के अंकल और आंट एक बिजनेसमैन है, जिसके पास बहुत सारे पैसे हो सकते हैं। तो कुछ देर बाद शून्य के अंकल और आंट वहां पर आ जाते हैं। तो जब उसके अंकल शून्य को देखते हैं तो वह कहता है कि शून्य को मैंने कुछ सालों से नहीं देखा, लेकिन यह तो बहुत ही ब्यूटीफुल हो गई है और इसका फिगर भी बहुत ज़्यादा हॉट है। और यह कहकर वह उसके फादर के पास चला जाता है और कहता है कि मैंने सुना कि तुम्हारे बेटे को बहुत ज़्यादा चोट लगी है, यह बहुत ही बुरा हुआ। और वह कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे पैसे लेना चाहते हो, लेकिन मेरा बिजनेस अभी ख़राब चल रहा है, जिसके कारण मैं तुम्हें मनी नहीं दे सकता। और वह अपने मन में सोचता है कि मैं तुम जैसे गरीबों को पैसे क्यों दूं। तो जिस बात को सुनकर शून्य रोने लगती है और कहती है कि सेकंड अंकल, आप ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ आप हमें पैसे दे दीजिए जिससे मैं अपने भाई की जान बचा सकूं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वह मारा जाएगा। तो तभी शून्य की आंटी कहने लगती है कि हनी, क्या आपको लास्ट डिनर की बात याद है। तो जिसे सुनकर उसका अंकल कहता है कि हाँ। और वह उसकी आंटी बताने लगती है कि हम मिस्टर ली से मिले थे और उसका एक स्टूपिड सन भी है। और उसकी आंटी आगे कहने लगती है कि शून्य भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गई है, और अगर उन दोनों की शादी हो जाए तो हमारी फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो जिसे सुनकर उसका अंकल कहता है कि हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। और वह अपने मन में सोचने लगता है, लेकिन उस मिस्टर ली का बच्चा बहुत ज़्यादा स्टूपिड है, लेकिन शून्य के लिए वह सुटेबल है। और उसकी आंटी शून्य को कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई बॉयफ्रेंड है। तो जिसे सुनकर शून्य कहती है कि नहीं, मेरे पास कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। तो शून्य की आंटी उसको फोर्स करने लगती है कि तुम उस मिस्टर ली के बच्चे से शादी कर लो और तुम अपने भाई की जान बचा सकती हो। और इसी तरह वह दोनों मिलकर शून्य को फोर्स करने लगते हैं। तो जिसे सुनकर शून्य के मदर और फादर उसके सामने आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि आप क्या हमारी बेटी को बेचना चाहते हो।
तो जिसे सुनकर उसके अंकल और आंट कहने लगते हैं कि अगर शून्य उस फैमिली में शादी कर लेती है तो हमारी फैमिली की हालत बहुत अच्छी हो जाएगी और हमें मनी की प्रॉब्लम नहीं होगी और आप लोग अपने बेटे की सर्जरी भी अच्छी तरह कर पाओगे। तो जिसे सुनकर उसके मदर और फादर भी कहने लगते हैं कि हाँ, तुम जो कह रही हो वो ठीक है। और वह यह कहकर शून्य को कहने लगते हैं कि प्लीज़ शून्य, तुम उस लड़के से शादी कर लो और इसके लिए हाँ कर दो। और उसका फादर कहता है कि मैं एक फेलियर फादर हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया, इसलिए तुम मुझे माफ़ कर दो। और उसकी मदर भी कहने लगती है कि प्लीज़ सुनिए, तुम उससे शादी कर लो। तो जिस ड्रामा को देखकर उसकी आंटी कहती है यह तो यहाँ पर तो रोना पीटना चल रहा है। तो जिसे देखकर उसकी आंटी और अंकल कहने लगते हैं कि सुनिए, तुम्हें इतना चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम उस फैमिली में चली जाओगी तो तुम्हें कभी भी मनी की चिंता नहीं होगी और वह बहुत ही पावरफुल फैमिली है और वहाँ पर तुम्हें बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं जिससे तुम अपने भाई का इलाज कर सकती हो। तो तभी कोई कहता है कि कौन मेरी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता है। तो हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर ये चन आ गया होता है। तो जिसे देखकर शून्य कहती है कि ये चन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये चन कहता है कि सिली गर्ल, तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है और तुम्हें पैसों की ज़रूरत है। और वह यह कहकर वहाँ शून्य के पास आता है और शून्य को पकड़ लेता है और वह कहता है कि मैं शून्य का बॉयफ्रेंड हूँ। तो जिसे सुनकर शून्य के मदर और फादर कहते हैं कि क्या शून्य का बॉयफ्रेंड भी है। तो शून्य की मदर कहती है कि मैंने तो शून्य के मुंह से कभी नहीं सुना कि शून्य का कोई बॉयफ्रेंड है। तो जिसे सुनकर उसकी अंकल और आंट गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। शून्य ने अभी अभी कहा कि उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, फिर तुम उसके बॉयफ्रेंड कैसे हो सकते हो। और तुम ऐसा झूठ मत बकाओ कि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो। तो चैन ये कहता है मुझे लगता है कि तुमको मुझे प्रूफ करना होगा और वह अपने गाल को शून्य के सामने कर देता है। तो शून्य इस पोजीशन को देखकर अपने मन में सोचती है यह लड़का सच में बहुत ही बुरा है, लेकिन अभी मुझे इसके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। और वह यह कहकर चानिये को किस कर देती है। तो जिसे देखकर उसके अंकल और आंट कहते हैं कि तुम दोनों यह क्या कर रहे हो। और वह शून्य से आगे कहने लगती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे भाई को बहुत ज़्यादा चोट लगी है और तुम्हें मनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर तुमने उस लड़के से शादी नहीं की तो तुम्हें मनी नहीं मिलेगी और तुम्हारा भाई मारा जाएगा। तो जिसे सुनकर चानिये कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे सारी के सारी पैसे लौटा दूंगा। तो जिस बात को सुनकर चानिये कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें 3 लाख युआन दे दूंगा जिससे तुम्हारे भाई का सर्जरी हो जाएगी। तो जिसे सुनकर उसके अंकल और आंट कहते हैं कि क्या तुम पागल हो गए हो, 3 लाख युआन बहुत ज़्यादा होते हैं और तुम इतने बड़े अमाउंट को कहाँ से लेके आओगे। तो चानिये अपने मन में सोचने लगता है कि मैं जल्दी जल्दी में यहाँ पर आ गया और मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं यहाँ पर इन कुत्तों को दिखा सकूँ। और ये चान आगे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर हूँ और सब लोग मुझे मेडिकल डॉक्टर कहते हैं, मैं इसके भाई को आसानी से बचा लूँगा। तो जिसे सुनकर वह दोनों उस पर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम हम लोगों को पागल बना रहे हो। तो जिसे देखकर चानिये कहता है कि इस वुमेन को मैं ऐसे पागल नहीं बना सकता और कहता है कि हाँ। और यह सुनकर वह दोनों दोबारा से गुस्से हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम अपने आप को मेडिकल डॉक्टर कैसे कह सकते हो। और यह कहकर वह हंस रहे होते हैं। तो तभी वहाँ पर किसी की आवाज़ आती है और वो कहते हैं कि यहाँ पर 2 पेशेंट की फैमिली कहाँ पर है। तो हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक डॉक्टर और उसका असिस्टेंट आ जाता है। यह डॉक्टर इस हॉस्पिटल का हेड होता है। तो जैसे ही वह डॉक्टर वहाँ पर आता है तो शून्य का अंकल कहता है कि यह तो डॉक्टर क्यू है। और वह अंकल डॉक्टर क्यू के पास जाने लगता है और कहता है कि डॉक्टर क्यू, आपसे मिले बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, क्या आपने मुझे पहचाना, हम दोनों लास्ट डिनर में मिले थे। तो जिसे देखकर डॉक्टर क्यू उसको नहीं पहचानता, लेकिन जब वह ये चन को देखता है तो वह ये चन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि मैं आपसे यहाँ पर मिल जाऊँगा, यह तो मेरी होनर की बात है कि मैं आपसे यहाँ पर मिल गया। तो जिसे देखकर उसकी आंटी और अंकल हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि यह किड क्या मजाक कर रहा है और डॉक्टर क्यू भी इसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं और यह लड़का कौन है। तो उसके सुनिए के मदर और फादर भी हैरान होते हैं और कहते हैं कि सुनिए, क्या तुम्हारा यह बॉयफ्रेंड सच में कोई डॉक्टर है। तो जिसे सुनकर सुनिए भी हैरान होती है और कहती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो ये चन उस डॉक्टर को देखकर कहता है कि इट्स शाओक्यू, यो आप कौन हो। तो जिसे सुनकर वह डॉक्टर कहने लगता है कि लगता है कि आपने मुझे नहीं पहचाना। और ये चन आगे कहने लगता है कि मुझे लगता है कि हम दोनों पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि हम दोनों कहाँ पर मिले हैं। तो वह डॉक्टर कहने लगता है कि मुझे लगा ही था कि आपको मैं याद नहीं होऊंगा। और वह कहता है कि हम शैन फैमिली में लास्ट टाइम मिले थे।
तो ये चन याद करता है कि हम दोनों लास्ट टाइम सैन फैमिली मिले थे। तो जिस बात को सुनकर ये चन कहता है हाँ मुझे याद आ गया कि आप वहीं पर थे और आप उस सैन फैमिली को फ्रॉड नहीं कर रहे थे। मुझे लगा कि आप वहां पर जाकर उनको ठगने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं गलत था और आपके पास सच में कुछ स्किल है। तो जिसे सुनकर उसका अंकल कहता है कि डॉक्टर क्यों, क्या आप सच में मजाक तो नहीं कर रहे? यह पूरा लड़का सच में कोई मेडिकल डॉक्टर भी हो सकता है नहीं। और अपने मन में सोचने लगता है कि अगर मैं डॉक्टर क्यू को अपने साइड ले पाया तो यह लड़का यहाँ से धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा। तो जिसे सुनकर डॉक्टर क्यू कहते हैं कि मिस्टर ये क्या आप इस आदमी को जानते हो? तो ये चन कहता है कि मैं इसको नहीं जानता। तो जिसे सुनकर वह एक चुटकी बज जाता है और वहाँ पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और वह उनको कहता है कि तुम दोनों इन दोनों को यहाँ से फेंक दो। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने डिवाइन गॉड कल्टीवेटर के पिछले एपिसोड में देखा, चानिये एक हॉस्पिटल में आया था। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है। हमें सुनिए का सीन दिखाया जाता है। सुनिए चानिये को पकड़ती है और कहती है कि चानिये तुम्हें पता है कि मेरे भाई की सर्जरी होने वाली है। तो जिस बात को सुनकर वह डॉक्टर अपने मन में सोचता है कि मुझे अब एक्शन लेना होगा और वह एक डॉक्टर को वहाँ पर बुला लेता है और कहता है कि तुम इनके पेशेंट का ध्यान रखना। तो वह डॉक्टर कहता है कि इस पेशेंट की सर्जरी का सब कुछ मैं रिस्पॉन्सिबल होऊंगा और यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। तो जिस बात को सुनकर वह डॉक्टर क्यों चानिये से कहने लगता है कि अब कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अब वह पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो जिस बात को सुनकर सुनिए उस डॉक्टर को थैंक यू करती है और ये चंद कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वह उस डॉक्टर को साइड में ले जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि आप यह क्यों कर रहे हो। और वह एक पेपर पर कुछ लिखने लगता है और कहता है कि यह इंस्ट्रक्शन है नीडल टेक्निक की, और यह कहकर वह उसको वह चीज़ दे देता है। तो जिस टेक्निक को देखकर वह डॉक्टर सोचने लगता है कि यह तो क्यूब ब्लीडिंग नीडल टेक्निक है और यह टेक्निक तो बहुत ही रेयर है। और वह अपने कार्ड को बाहर निकालता है और कहता है कि और बताओ कि तुम्हारी फीस कितनी होगी। तो इस बात को सुनकर वह डॉक्टर क्यों कहने लगता है कि मिस्टर चैन क्या हम आपसे पैसे ले सकते हैं? और वह कहता है कि इसकी जिम्मेवारी मेरी है और इसकी सर्जरी भी मैं करूँगा। तो जिस बात को सुनकर सुनिए कहता है कि क्या यह ठीक है कि आप ही उसकी फीस देंगे? तो वह डॉक्टर कहता है हाँ यह ठीक है। तो जिस बात को सुनकर उसके मदर फादर सोचने लगते हैं कि पता नहीं शून्य ने कैसा बॉयफ्रेंड बनाया है। तो कुछ देर बाद का सीन दिखा जाता है। हमें दिखाया जाता है कि शून्य और शाओ बाहर आ जाते हैं। तो उस शून्य के मदर और फादर कहते हैं कि शून्य अब तुम घर पर आराम करने के लिए जा सकती हो। और वह कहती है कि तो उसके फादर उसके पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम और ये चंद गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, लेकिन अभी भी तुम्हें एक साथ नहीं सोना चाहिए जब तक तुम अपनी शादी ना कर लो, इसलिए तुम्हें अपनी सिक्योरिटी पर ध्यान देना होगा। तो जिस बात को सुनकर शून्य शर्माने लगती है और कहती है कि डैडी आप क्या बकवास कर रहे हो, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। तो जिस बात को सुनकर शून्य शर्माने लगती है और कहती है कि डैड आप यह कैसी बकवास कर रही हो, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। तो ये चन भी उस बात को सुन लेता है और कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे फादर इतने ज़्यादा ओपन माइंडेड होंगे। तो जिस बात को सुनकर शून्य भी शर्माने लगती है और कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। तो ये चन कहता है कि मैंने सब कुछ सुन लिया। और आगे शून्य कहती है चलो फिर हम अपनी कार में चलते हैं। तो वह सोचती है कि मैंने तो अपनी कार बेच दी। और वह कहती है कि चलो फिर तुम्हारी कार से चलते हैं। तो ये चन भी अपनी कार की निकाल लेता है और कहता है कि चलो फिर चलते हैं। तो जब सुनिए उस कार की को देखती है तो सुनिए कहती है यह तो मेरे कार की लग रही है। तो ये चंद कहता है कि हाँ यह तुम्हारे ही कार की है। तो ये सुनिए कहती है कि लेकिन तुम्हें यह की कहाँ से मिली? तो ये चंद कहता है कि तुम्हारे फेक बॉयफ्रेंड होने के कारण मैंने यह कार की कीज और कार उस कंपनी से ले ली जिससे तुमने बेची थी। तो इस बात को सुनकर सुनिए ये चंद को हक कर लेती है और कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया। तो ये चंद कहता है कि तुम्हें मुझे शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ जिसे तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए। तो आगे सीन हमें कार का दिखाया जाता है। तो सुनिए ये चंद से पूछने लगती है कि तुमने ऐसा क्यों कहा कि मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए और तुम मेरी इतनी ज़्यादा मदद क्यों कर रहे हो? तो ये चंद कहता है कि इसका एक ही रीज़न हो सकता है कि तुमने मुझे अपने घर पर रहने दिया और बाकी का रीज़न तुम कल जान जाओगी। तो सुनिए कहती है कि ऐसा कल क्या होने वाला है जो मैं कल सब कुछ जान जाऊंगी। तो ये चंद हंसने लगता है और कहता है कि तुम आगे देखकर गाड़ी चलाओ। तो सुनिए ये चंद से कहती है कि ये चंद मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, लगता है इस
कार का एयर कंडीशन काम नहीं कर रहा। तो जब ये चन उस ओरा को देखता है और वह कहता है कि यहाँ पर तो कुछ किलिंग हो रहा है, और ये चन कार का दरवाज़ा खोलता है और शून्य से कहता है कि तुम जल्दी जल्दी इस कार को भगाकर अपने अपार्टमेंट में लेके चले जाओ, और जिस कमरे में मैं रहता हूँ वहाँ पर जाकर उस कमरे को डोर से लॉक कर लेना, और तुम पीछे मुड़कर देखना भी मत। और वह यह कहकर उस दरवाजे से कूद जाता है। तो जिसे देखकर शून्य हैरान हो जाती है और कहती है कि ये चन तुम क्या कर रहे हो। तो वह वहाँ से चली जाती है। और आगे हमें ये चन का सीन दिखा जाता है। ये चन अपने मन में सोचते हुए कहता है कि एक मार्शल आर्टिस्ट के बीच फाइट हो तो ऑर्डिनरी पीपल उसको हैंडल नहीं कर सकते, और शून्य यहाँ से चली जाए वही ठीक है। और ये चन आगे कहता है चलो फिर अब मुझे अपने अपोनेंट से मिलने का टाइम हो गया है। और आगे ये चन के पास एक गाड़ी आ जाती है और उससे दो आदमी उतरते हैं, और ये चन कहता है कि इन दोनों में से मुझे बस एक से डरने की जरूरत है। और हमें दिखाया जाता है कि उस एक के अंदर से बहुत ज्यादा ओरा निकल रहा होता है। तो वह आदमी कहता है कि इस लड़के का नाम ये चन है और यह 5 साल बाद यहाँ पर क्या कर रहा है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है यह वही ये फैमिली का ट्रैश है और यह अब तक जिंदा है। तो ये चन भी कहने लगता है कि अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा तो तुम 5 साल पहले वाले वही क्रिमिनल हो ना जिसने मेरी फैमिली को बर्बाद करने में हाथ की थी। तो जिस बात को सुनकर वह आदमी कहने लगता है कि हाँ मैं वही हूँ जिसने तुम्हारी फैमिली को बर्बाद करने में मदद की थी, और आज तुम भी मेरे हाथों से मारे जाओगे। तो तभी उसका जो दूसरा आदमी होता है वह कहता है कि बॉस आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस लड़के को अभी मार कर आता हूँ। और वह यह कहकर येचन के पास जाने लगता है। तो जैसे ही वह येचन के पास जाता है और कहता है कि मारे जाओ, लेकिन येचन उसके अटैक से एकदम से बच जाता है और कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। और येचन ऐसा कहकर अपने पंच में अपनी ओर को निकालता है और एक पंच उसको मार देता है और कहता है तुम तो बहुत ज़्यादा वीक हो, और वह एक ही पंच से मारा जाता है। तो उस आदमी को ऐसे मारे जाते हुए देख तो दूसरा आदमी कहता है कि यह आदमी तो सच में वेस्ट है और मुझे इसे चांस देना ही नहीं चाहिए था। तो येचन भी कहता है कि इतनी जल्दी तुम कैसे कह सकते हो कि यही वेस्ट है, तुम भी तो वेस्ट हो सकते हो। तो जिसे सुनकर वह आदमी कहता है कि तुमने 5 साल में बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की है जिसके कारण तुम इस आदमी को यहाँ पर मार पाए, लेकिन तुम आज यहीं पर मारे जाओगे। तो जिसे सुनकर येचन कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा बकवास करते हो, चलो फिर फाइट करते हैं। तो वह आदमी भी येचन से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और येचन पर अटैक कर देता है। और आगे सीन बदलता है और हमें शून्य के डोमेट्री का सीन दिखाया जाता है। हमें वहाँ पर कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो वहाँ पर शून्य को पकड़ने के लिए आए होते हैं। तो आगे हमें शून्य को दिखाया जाता है, शून्य किसी के पास फ़ोन कर रही होती है। दोस्तों ये चन ने शून्य को एक नंबर दिया था जिसपे शून्य अभी कॉल कर रही है, मैं पहले बताना भूल गया। तो आगे शून्य कहती है कि हेलो कौन, क्या मेरी बात को सुन रहा है, और वह अपनी लोकेशन बता देती है और कहती है कि मैं यहाँ पर हूँ, और यह कहकर वह फ़ोन को काट देती है। तो हमें उन लोगों को बाहर दिखाया जाता है जो उस रूम के पास आ रहे होते हैं और वह कहते हैं कि जल्दी से हमारे बॉस का काम पूरा करो और उस लड़की को पकड़ लो। तो आगे हमें उसी आदमी का सीन दिखाया जाता है जिसपे येचन ने पहले फ़ोन किया होता है। तो वह कहता है ओके, और यह कहकर वह फ़ोन काट देता है। तो आगे शून्य कहती है कि पता नहीं येचन ने किसको फ़ोन दिया था। तो आगे शून्य कहती है पता नहीं येचन ने मुझे किसका नंबर दिया था, और यह मुझे कोई पुलिस तो नहीं लग रही थी। तो ये शून्य कहती है और मैं यहाँ पर पुलिस को भी नहीं बुला सकती, को प्लीज़ कोई भी मेरी मदद करे। और वह कहती है कि प्लीज़ कोई मेरी मदद करने के लिए आ जाओ। तो आगे हमें उसी बिल्डिंग का सीन दिखा जाता है। तो वहाँ पर वही आदमी होता है और कहता है कि जिसने भी मेरे मास्टर के फ्रेंड को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की वह मेरा एनिमी है। और वह यह कहकर अपने अंदर से एक ओरा निकालता है और वह कहता है कि कोई यहाँ पर है। तो वहाँ पर 2 असिस्टेंट आ जाते हैं और वह कहते हैं कि मास्टर आपका क्या ऑर्डर है। तो वह कहते हैं कि जंक्शन सिटी में एक लड़की को तुम्हें प्रोटेक्ट करने जाना है और जल्दी से वहाँ पर चले जाओ। तो वह असिस्टेंट वहाँ से चले जाते हैं और वह आदमी कहने लगता है कि जल्दी जल्दी एक हेलीकॉप्टर का इंतजाम करो, मुझे आज रात ही जंक्शन सिटी में जाना है। तो उसका असिस्टेंट कहता है लेकिन, तो वह आदमी कह देता है कुछ नहीं, जल्दी से अरेंज करो। तो उसका आदमी कहता है लेकिन हमारी यहाँ पर कुछ मीटिंग्स है। तो वह कहता है कि मीटिंग्स को हम कल देख लेंगे। तो आगे सीन हमें शून्य का दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है वह मास्क वाले आदमी शून्य के हाउस में आ जाते हैं और वह कहते हैं कि यहाँ पर मुझे किसी वुमेन की स्मेल आ रही है। और वह अपने दोस्तों से कह देता है कि जल्दी से यहाँ पर जितने भी कमरे हैं उनको चेकिंग करो और देखो कि वह लड़की कहाँ पर है, और वह लड़की मिल जाए तो उसे जल्दी से जल्दी मार दो। तो उसका एक आदमी कहने लगता है कि तुम ऐसा कैसे एक लड़की को मार सकते हो, पहले हमें उसके साथ कुछ मजा करना होगा। तो जिसे सुनकर शून्य कहती है मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई आ गया है।
और वह देखती है कि उस रूम का दरवाज़ा एकदम से ग्लो करने लगता है। तो शून्य अपने मन में सोचती है पता नहीं ये चन इस डोर के साथ क्या किया है। तो जब वह आदमी उस डोर के पास आते हैं तो वह उस डोर को देखकर कहते हैं कि मुझे लगता है कि इसी डोर के अंदर वह लड़की है। और वह उस डोर को तोड़ने के लिए आगे जाने लगता है और उसको एक पंच मारता है, लेकिन उस ओरे से वह इन्फेक्टेड हो जाता है और वह वहीं पर जलने लगता है और कहता है कि प्लीज़ कोई मेरी मदद करो और यह आग मुझे मार रही है, प्लीज़ कोई मेरी मदद करो। तो जिसे देखकर वहाँ पर जितने भी और लोग होते हैं वह कहते हैं कि हमारे ब्रदर के साथ क्या हो रहा है। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने डिवाइन गॉड कल्टीवेटर के पिछले एपिसोड में देखा, कुछ लोग शून्य को मारने के लिए शून्य के घर पर आ गए थे, लेकिन वहाँ पर ये चंद एक प्रोटेक्शन लगा रखा था जिसके कारण वहाँ पर एक आदमी मारा गया था। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें दिखाया जाता है कि वह लोग कह रहे हैं कि इस दरवाजे को ऐसे नहीं खोल सकते। तो दूसरा आदमी कहता है कि मेरे पास इसको खोलने के बहुत सारे औजार हैं और वह कहता है कि प्लीज़ मुझे बस 20 मिनट दो। तो जिसे देखकर उसके दोनों ब्रदर कहते हैं कि ब्रदर तुम तो अमेजिंग हो, और वह कहते हैं कि जल्दी जल्दी इस दरवाजे को खोलो। तो अंदर हमें शून्य को दिखाया जाता है। तो शून्य को भी महसूस होता है कि कोई मारा गया है और वह कहने लगती है कि पता नहीं यह क्या हो रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वह आदमी दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाता है और कहता है कि तुम प्रीटिगल, मैं अंदर आ रहा हूँ। और वह कहता है कि यह लड़की तो सच में बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो जिसे देखकर शून्य घबराने लगती है और वह लड़का अंदर आ जाता है और कहता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन आज मुझे यह सब करना ही होगा। तो दूसरा उसका ब्रदर कहता है कि चलो पहले हम इसके साथ मज़े कर लेते हैं, फिर इसको मारेंगे। तो शून्य अपने मन में सोचने लगती है कि ये चंद जब वहाँ से गया था तो उसने कहा था कि अगर मैं पकड़ी भी जाऊँ तो जिंदा रहने की कोशिश करूँ और सरेंडर कर दूँ, और वह यह सोचकर रोने लगती है। तो कहती है कि ये चंद प्लीज़ मुझे रेस्क्यू करने के लिए आ जाओ। तो वह आदमी शून्य की ओर हाथ बढ़ाने लगता है, तो तभी एक चाकू आता है जिससे वह आदमी वहीं पर मारा जाता है। तो हमें उन असेसिन का सीन देखा जाता है जो हमें पिछले एपिसोड में दिखाए गए थे। वह कहते हैं कि तुमने किंग जांगनान से दुश्मनी करने की कोशिश कैसे की, और तुमने कर ही ली है तो तुम मारे जाओगे। तो जिसे सुनकर वह कहते हैं कि तुमने हमारे ब्रदर को मारने की कैसी कोशिश की, और वह किंग ऑफ जांगनान का नाम सुनकर डर जाते हैं और कहते हैं कि कौन केयर करता है, और अब तो तुम मरने वाले हो। और यह कहकर वह उसको मारने के लिए आगे आने लगते हैं, लेकिन तभी उसके पीछे एक और असैसिन आ जाता है और उसको भी मार देता है। तो वह बचा हुआ आदमी अपने मन में सोचने लगता है कि मैंने तो बहुत ही गलत आदमी से पंगा ले लिया है। और हमें किंग ऑफ जांगनान के बारे में बताया जाता है कि वह जांग सिटी का सबसे बड़ा बिजनेसमैन और गैंगस्टर है। और वह तीसरा आदमी अपने आप सरेंडर कर देता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है वह असेसिन उसको भी मार देते हैं। तो शून्य कहती है कि मैं बच गई, और वह दोनों आदमी शून्य को कहते हैं मिस शून्य, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और हम मिस्टर ये के पर्सन हैं। तो जिसे सुनकर शून्य हैरान होती है और कहती है कि तुमने ये चैन कहा। और आगे सीन बदलता है और हमें बहुत सारी कॉफिन का सीन दिखा जाता है और हमें वहाँ पर ये चैन का सीन दिखा जाता है। वहाँ पर हमें ये चैन के साथ उस मार्शल आर्टिस्ट को भी दिखाया जाता है जो ये चन और शून्य को मारने के लिए आया था। तो ये चन उस मार्शल आर्टिस्ट को अपनी मोम और डैड के एनिवर्सरी डेथ के सामने रख देता है और कहता है कि मोम और डैड, तो आपका सन आपसे मिलने के लिए आया है। और ये चन उस मार्शल आर्टिस्ट को एक लात मार देता है और कहता है कि जल्दी जल्दी इनके सामने नील डाउन करो। तो वह कहता है कि मैं एक ग्रेट मास्टर हूँ और मैं ऐसे किसी मोर्टल के सामने नील नहीं करूँगा, तुम मुझको मार दो। तो ये चन कहता है कि जैसे मैंने कहा वैसा करो, और ये चन उसका माथा पकड़ लेता है और अपने मदर और फादर के कोफिन के सामने पटकने लगता है और कहता है कि तुम और ज़्यादा नील करो और यह अनिफ नहीं है, और यह कहकर उसको बार बार मारने लगता है। और इसी के साथ तो वह वहीं पर मारा जाता है। और आगे ये चन वहाँ पर ड्रिंक करने लगता है और कहता है कि डैड और मोम, यह मेरे तरफ से तुम्हारे लिए फर्स्ट गिफ्ट था और आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह बस बिगनिंग है, और जिसने भी हमारी फैमिली के साथ यह सब किया है मैं उनको इस दुनिया से मिटा दूंगा। और आगे हमें शून्य का सीन दिखा जाता है। शून्य वहाँ पर आ जाती है और शून्य कहती है कि पता नहीं यहाँ पर रात को क्या हुआ है, यहाँ पर बहुत ही बुरी हालत है। और वह अपने मन में सोचने लगती है कि पता नहीं ये चन कहाँ है, और मैं उसे समझ ही नहीं पा रही। जब मैं उससे पहली बार मिली थी तो मुझे लगा था कि वह मेरे बचपन का दोस्त ये चन है, और
बाद में मुझे लगने लगा कि वह मेरे साथ तो कोई फ्रॉड करना चाहता है। तो आगे सुनिए येचन के मदर और फादर के कॉफिन के पास आ जाती है। तो वहाँ पर सुनिए येचन को देखकर हैरान होती है और कहती है कि येचन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और येचन वहाँ पर बेहोश पड़ा होता है और डैड और मोम कह रहा होता है। तो जिसे सुनकर सुनी समझ जाती है कि यही मैन येचन है। और सुनिए येचन के पास आकर बैठ जाती है और कहती है कि इसलिए तुम कब से मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे और मेरी हर प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे थे। और सुनिए उसको हक कर लेती है और कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरे वही बचपन के दोस्त होंगे। और सुनिए अपने मन में सोचने लगती है कि मुझे नहीं पता कि तुमने पिछले कुछ सालों में क्या एक्सपीरियंस किया, लेकिन अब तुमने जो भी एक्सपीरियंस किया है अब तुम उसको भूल सकते हो और मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हें अब कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। और आगे सुनिए कहती है कि अंकल और आंटी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अब से मैं येचन का पूरी तरह से ख्याल रखूंगी। और सुनिए कहती है कि मुझे पता है कि अब यह एक बहुत ही पावरफुल पर्सन बन गया है, लेकिन मैं हमेशा ही इसके साथ रहूंगी और इसको कभी भी बुरे रास्ते पर नहीं चलने दूंगी। तो तभी येचन भी होश में आ जाता है और कहता है कि सुनिए तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो येचन सुनिए से पूछने लगता है कि सुनिए क्या तुम ड्रिंक करना चाहती हो। तो सुनिए इसे देखकर कहती है कि येचन तुम इतने ज़्यादा ड्रिंक मत करो और तुम मेरे साथ चलो। तो येचन कहता है कि मैंने कहाँ ज़्यादा ड्रिंक की है, मैं तो बस कल रात से ड्रिंक कर रहा हूँ। तो सुनिए कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स से मुझे यह जिम्मेवारी दी है कि तुम पर नज़र रखो और तुम्हें कुछ भी गलत काम ना करने दो, और चलो फिर हम घर चल के सोते हैं, क्या तुम मुझे सुन रहे हो। तो जिसे सुनकर येचन कहता है कि तुम मेरी वाइफ नहीं हो और तुम मुझे ऐसे नहीं कह सकते। तो सुनिए कहती है कि अंकल और आंटी ने मुझे यह जिम्मेवारी दी है और मैं अंकल और आंटी की डॉटर इन लॉ हूँ और मैंने जो कहा वो तुम्हें सुनना ही होगा। और यह कहकर वह येचन को अपने साथ घर पर ले जाती है। तो जिस बात को सुनकर येचन भी एक स्माइल देता है और वहाँ से जाने लगता है। तो हमें 3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है और आगे हमें वहाँ पर चू सूर्यन का सीन दिखा जाता है। वह अपने मन में सोच रही होती है कि मुझे कल रात से नाइटमेयर आ रहे हैं, इसलिए मैं इस जगह पर आ गई। और वह जैसे ही उस जगह पर आती है हमें दिखाया जाता है यह येचन के मदर और फादर की कॉफिन के सामने आती है। तो उस कॉफिन के सामने एक कपड़े में बंधा कुछ चीज़ होती है, तो जिसे देखकर वह कहती है तो यह तो ग्रैंड मास्टर याओ जांग की लाश है और इसको किसने मारा, और इसको जिसने मारा है वह बहुत ही पावरफुल होगा। और वह सोचने लगती है कि मुझे लगता है कि यह येचन की फैमिली से रिलेटेड है और कुछ साल पहले इसी आदमी ने येचन की फैमिली को मारने में मदद की थी और मुझे इसके ऊपर और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, तभी मैं इसके बारे में कुछ कह सकती हूँ, वरना हमारी फैमिली भी बहुत ही मुसीबत में पड़ सकती है। तो आगे सीन हमें सुनिए के होम का दिखाया जाता है। तो वहाँ पर हमें सुनिए और येचन को एक साथ सोते हुए दिखाया जाता है। तो येचन की आँख खुलती है और कहते हैं कि मैंने कल रात बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। तो हमें दिखाया जाता है शून्य भी उठ जाती है और वह कहती है कि पता नहीं कौन दरवाजे को कब से खड़का रहा है, और वह उठकर जाने लगती है। तो जिसे देखकर येचन कहता है कि तुमने तो मेरी इज्जत लूट ली और तुम मेरे साथ कैसे सो गई। जिसे सुनकर शून्य गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम बास्टर्ड, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। तो जिसे सुनकर येचन उसको हक कर लेता है और कहता है कि मैं कल रात बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए मुझे कल रात का कुछ भी याद नहीं है, चलो फिर हम दोबारा करते हैं। तो जिसे सुनकर शून्य दूर हो जाती है और कहती है कि तुम मेरे पास मत आओ। तो जिसे देखकर येचन कहता है कि तुम तो मेरी टेम्परेरी वाइफ हो और तुम मुझे हग भी नहीं दे सकती। तो जिसे सुनकर शून्य कहती है कि तुम कल रात बहुत ज़्यादा ड्रिंक थे, जिसके कारण मैंने तुम्हें ऐसा कहा था कि मैं तुम्हारी टेम्परेरी वाइफ हूँ। और यह कहकर वह कहती है कि जल्दी देखो कि डोर पर कौन है और मुझे कपड़े बदलने जाना है। तो जिसे सुनकर येचन कहता है ओके मैं जाकर देखता हूँ। तो जैसे ही येचन देखता है तो वहाँ पर हमें जिया का सीन दिखाया जाता है। तो जिया को देखकर येचन कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो जिया कहती है कि मिस्टर ये मेरे फादर ने आपको आज डिनर पर बुलाया है, क्या आप हमारे साथ आ सकते हो। और मैंने आपको फ़ोन मिलाने की कोशिश की लेकिन आपका फ़ोन बिजी आ रहा था। और ये अपने मन में सोचने लगती है कि मैं इस आदमी की बॉडी देख रही हूँ लेकिन इसकी बॉडी तो सच में बहुत ही अच्छी है, यह सोचकर सम्मानने लगती है। तो जिस बात को सुनकर येचन कहता है चलो फिर मैं तुम्हें एक लोकेशन देता हूँ, तुम अपने फादर के साथ वहाँ पर आ जाना। तो हमें कुछ देर बाद का सीन दिखा जाता है। हमें
जिया के फादर और जिया का सीन दिखा जाता है। जिया कहती है कि फादर मैंने इस जगह के बारे में कहीं पर भी नहीं सुना। तो उसके फादर कहते हैं कि पक्का मिस्टर ये ने कोई अच्छी जगह ही ढूंढी होगी। तो जिस बात को सुनकर उसका ड्राइवर कहता है कि मिस्टर सान मुझे लगता है कि मैं इस जगह को जानता हूँ और यह एक अजीब सी जगह है। तो जिस बात को सुनकर जिया के फादर कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर वह प्लेस कितना भी एक्सपेंसिव हो हम वहाँ पर मिल कर ही सकते हैं। तो जिस बात को सुनकर वह ड्राइवर कहता है कि आपको गलतफहमी हो रही है, वह प्लेस एक स्मॉल सा ब्रोकन स्टोर है और वहाँ पर बहुत ही कम लोग जाते हैं। तो जिस बात को सुनकर जिया कहती है कि वह कोई स्मॉल शॉप है। तो जिस बात को सुनकर जिया के फादर भी कहते हैं चलो फिर वहाँ पर चलते हैं, ये चन के अंकल और आंटी का ही स्टोर होता है। तो जिस स्टोर को देखकर वह कहते हैं कि यह स्टोर तो सच में बहुत ही नॉर्मल है। तो अंदर हमें अंकल और आंटी का सीन दिखाया जाता है। वह कहते हैं कि इतनी एक्सपेंसिव कार यहाँ पर क्या कर रही है। तो उसके हस्बैंड कहते हैं कि मुझे लगता है कि कोई हमारे स्मॉल रेस्टोरेंट को खरीदना चाहता है जिसके कारण वह यहाँ पर आया है। तो आगे हमें ये चैन को और शून्य को उस स्टोर के अंदर आते हुए दिखाया जाता है। तो वह कहते हैं कि अंकल वांग और आंटी वांग मैंने यहाँ पर कुछ गेस्ट को इनवाइट किया है, क्या आप उनके लिए कुछ खाना रेडी कर सकते हो। तो जिस बात को सुनकर ये चंद अंकल सोचते हैं कि यह ये चंद के गेस्ट हैं और वह सोचते हैं पता नहीं ये चंद अब कितना बड़ा बिग शॉट बन गया है। तो आगे जिया और जिया के फादर वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि ये चंद को इतनी छोटी जगह पर खाना खाना पसंद होगा। और जिया पे मन में सोचने लगती है कि मुझे लगता है कि ये चंद लो प्रोफाइल रहना चाहता है। तो वहाँ पर ये चंद का अंकल आता है और कहता है कि एवरीवन विल प्लीज़ अंदर आकर बातें कीजिए। तो और वह अंदर आ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। और जिया कहती है कि यह खाना मुझे अच्छा लग रहा है और जैसे ही वह उस खाने को खाती है तो वह कहती है कि यह तो सच में बहुत ही डिलीशियस है, मैंने ऐसा खाना तो कभी नहीं खाया। तो जैसे ही वह अपने फादर को उसको खाने को देती है तो उसके फादर भी कहते हैं यह खाना तो सच में बहुत ही अमेजिंग है। तो जिया के फादर ये चंद से पूछने लगते हैं कि ये मिस्टर ये मुझे बताइए कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया और आप किस बारे में बात करना चाहते थे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने डिवाइन गॉड कल्टीवेटर के पिछले एपिसोड में देखा, ये चंद ने जिया और जिया के फादर को एक होटल में डिनर के लिए बुलाया था। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ये चंद जिया के फादर से पूछता है कि मिस्टर सन मुझे पता है कि आप इस सिटी के एक बहुत ही बड़े बिजनेस टाइकून हो और मुझे पता है कि आपको बिजनेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता है। क्या आप टांचन ग्रुप के बारे में जानते हो। तो जिस ग्रुप का नाम सुनकर जिया के फादर अपने मन में सोचने लगते हैं कि यह ग्रुप तो 5 साल पहले एग्जिस्ट करता था और यह हमारे सिटी का एक नंबर 1 ग्रुप था। लेकिन कुछ समय बाद यह ग्रुप किसी बहुत ही बड़ी पावर के कांटेक्ट में आया और पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और उसको बर्बाद करने के लिए हमारी ही सिटी के बहुत सारी पावरफुल फैमिली भी इन्वॉल्व थी। लेकिन आज तक पता नहीं चला है कि किस ने फैमिली ने मिलकर उस ग्रुप को बर्बाद किया है। तो जिस ग्रुप का नाम सुनकर जिया के फादर कहते हैं कि क्या आप उसी ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। और अपने मन में सोचता है कि मिस्टर ये चैन ये और यह सभी नाम ये फैमिली से हुआ है, इसका मतलब यह लड़का भी ये फैमिली का मेंबर है। और वह कहता है कि इसका मतलब यह वापस आ गया है और यह 5 साल पहले नहीं मरा था। तो इस तरह के रिएक्शन को देखकर ये चंद कहता है कि मैंने जैसा कि सोचा था, मिस्टर सन को सब कुछ पता चल गया है कि मैं उनसे क्या पूछ रहा हूँ। और वह कहता है कि मैं टांचन ग्रुप को वापस लेना चाहता हूँ। और ये चैन आगे मिस्टर सान से पूछने लगता है कि मिस्टर सान मुझे बताइए कि अब टांचन ग्रुप किसके हाथों में है। तो जिस बात को सुनकर मिस्टर सान कहते हैं कि मुझे वो टांचन ग्रुप के बारे में अब ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन मैं उसके बारे में और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन कर सकता हूँ और बता सकता हूँ। लेकिन अभी उस ग्रुप का लीडर क्योंग हाओ या जांग चान में कोई हो सकता है। और वह किसी का नाम बताते हैं जिसका नाम जांग जिंग मिन होता है। तो जिस नाम को सुनकर ये चंद कहता है कि मैं इस नाम को कभी नहीं भूल सकता और मैं इस नाम को कब मरते दम तक भी नहीं भूलूंगा। और वह कहता है कि यह मेरे फादर का ओल्ड फ्रेंड था और इसको ही मैं अंकल कहता था और यह हमारी फैमिली का एक ट्रस्टेबल पर्सन था, लेकिन इसने ही हमारी फैमिली को धोखा दिया जिसके कारण हमारी फैमिली बर्बाद हो गई। और ये चंद कहता है कि जब मेरे फादर मर रहे थे तो भी यह आदमी हंस रहा था और यह इस कैपिटल का एक बहुत ही बड़ा आदमी है। और ये चंद गुस्सा होने लगता है। तो जिसे देखकर शून्य कहती है कि ये चंद तुम्हें इतना ज़्यादा गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है और तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। तो जिसे सुनकर ये चंद कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ।
तो आगे मिस्टर सान कहते हैं कि मिस्टर, ये मुझे पता है कि आपको इस लोकेशन के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ कॉन्टैक्ट हैं, इसके कारण मैं आज थोड़ी देर में ही आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा। और यह कहते हुए वह घबरा रहे होते हैं। तो जिसे देखकर जिया सोचती है कि डैड पूरी तरह से घबरा रहे हैं, क्या वह नर्वस है, इसके कारण यह ऐसा हो रहा है। तो आगे ये चन कहता है कि मिस्टर सान, आपने ऐसा कह दिया तो ठीक है, प्लीज़ आप मेरी फैमिली के साथ जो भी हुआ और उनके साथ जो भी इन्वॉल्व है उनके बारे में इन्फॉर्मेशन मुझे बताना। तो जिस बात को सुनकर मिस्टर सान भी कहते हैं कि जैसे कि आपने कहा वैसा ही मैं करूँगा और आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं आपको अपनी ग्रुप के 10% शेयर भी देना चाहता हूँ। तो जिस बात को सुनकर शुन्य कहते हैं कि डायरेक्टर शुन, आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है और यह बिजनेस रूल के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं महसूस मिलेगा और ये चन को इससे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो ये चन भी कहता है कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैंने आपसे ऐसा प्रॉफिट के लिए यह डील नहीं की है। तो जिस बात को सुनकर मिस्टर सन अपने मन में सोचने लगते हैं कि यह फीलिंग तो बहुत ही एक्साइटमेंट है और अगर मैंने इसको अपने साथ मिला लिया तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और वह अपने मन में सोचने लगते हैं कि अगर मेरी फैमिली इसमें सक्सेस हो गई तो हमारी फैमिली जंक्शन की नंबर 1 फैमिली बन सकती है। और यह सोचकर वह कहता है आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने जो डील की है वही करेंगे। तो आगे सीन बदलता है और हमें सुनिए और येचन का सीन दिखाया जाता है। येचन कहती है, सुनिए कहती है कि अंकल बहुत ही खुश होंगे कि उनका बेटा इतना अच्छा काम कर रहा है। तो जिस बात को सुनकर येचन भी कहता है कि हाँ, और वह अपने मन में सोचता है कि मुझे लग रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है और उसके अंदर से किलिंग इंटेंट भी महसूस हो रहा है। और हमें येचन के पीछे 2 आदमियों को दिखाया जाता है जो येचन का और सुनिए का पीछा कर रहे होते हैं। और सुनिए वहाँ से जाते हुए कहती है कि ये चन, हमारे घर पर खाने की बहुत ही कमी हो गई है, चलो फिर हम कुछ शॉपिंग करके ले आते हैं, क्या तुम्हें अभी कुछ खाना है। तो ये चन कहता है कि नहीं, मुझे अभी नहीं खाना। तो ये सुनिए कहती है चलो फिर मैं कुछ खरीद कर लेके आती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। और ये चन कहता है कि सुनिए अब पूरी तरह से ठीक है और अगर मैंने लेंग टंग से मदद नहीं मांगी होती तो सुनिए को कुछ भी हो सकता था। और वह कहता है कि मुझे उस आदमी से दोबारा से मिलना होगा और वह उस आदमी को दोबारा से कॉल कर देता है। तो वह आदमी कहता है कि मास्टर, तुमने दोबारा से मुझे फ़ोन कर ही लिया। तो ये चन कहता है कि हाँ मैं करेक्ट हूँ और मुझे बताओ कि तुम अभी जंक्शन में ही हो ना, और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और मुझे लोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जिसे सुनकर वह आदमी कहता है कि हाँ मास्टर, मैं अभी जंक्शन में हूँ। तो जिसे सुनकर वह कहता है कि तुम जो मैंने कहा वह भूल जाओ और मुझे 8 बजे मिलो। तो वह आदमी कहता है कि मास्टर, आखिरकार आप मुझसे मिलने के लिए तैयार ही हो गए, और वह एक जगह का नाम बता देता है। तो जिस जगह का नाम सुनकर ये चन कहता है कि यह तो इस जगह का टॉप क्लब लग रहा है और मुझे लगता है कि यह उसी आदमी का होगा और पता नहीं जंक्शन में उसके कितनी सारी शॉप और भी हो सकती हैं। तो आगे हमें उसी क्लब का सीन दिखाया जाता है। हमें वहाँ पर चू शिरान के साथ एक और आदमी का सीन दिखाया जाता है। तो वह आदमी कह रहा होता है कि चू शिरान, तुम्हें क्या लगता है कि उस ग्रैंड मास्टर को किसने मारा होगा और क्या यह कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो जिसे सुनकर चू शिरान कहती है कि एक्सीडेंट यह पक्का ही चू फैमिली के किसी हेल्पर का काम है और हमें इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, और अगर हमें कोई भी क्लू नहीं मिला तो हमारे लिए बहुत ही बुरा होगा और हमें उस आदमी को ढूंढना ही होगा जिसने यह सब किया है। और चू शुरान कहती है कि मैंने उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन कोई बहुत ही पावरफुल फैमिली उस आदमी को प्रोटेक्ट कर रही है और हमारी फैमिली भी उसके कर नहीं पा रही। तो जिस बात को सुनकर वह दूसरा आदमी कहता है कि इसलिए तो हम यहाँ पर इस आदमी से मिलने आए हैं और अगर यह हमारी मदद करेगा तो हमें उस आदमी के बारे में पता चल जाएगा जिसने उस ग्रैंड मास्टर को मारा है और वह ये फैमिली की मदद कर रहा है। और वह उस क्लब के अंदर आने लगते हैं। तो तभी वहाँ पर एक वेटर होती है, वह कहती है कि मेंबर्स कार्ड दिखाइए, और वह दोनों एक कार्ड को दिखा देते हैं और वह अंदर चले जाते हैं। तो चू शुरान कहती है कि डैड, मुझे यह क्लब पहले की तरह नहीं लग रहा। दोस्तों, यह चू शुरान का फादर है और वह कहती है कि यहाँ पर आज तो बहुत ही पावरफुल पीपल्स आए हुए हैं। और चू शुरान के फादर कहते हैं कि शुरान, तुमने उस ओल्ड मैन को देखा, और वह ओल्ड मैन उनके पास आ जाते हैं। तो चू शुरान कहती है कि इस ओल्ड मैन के साथ क्या बुरा है। तो उसका डैड बताने लगता है कि मैं इसको अच्छी तरह से नहीं जानता, लेकिन यह इस क्लब का मास्टर है और इसके आसपास बहुत सारे क्लब इसके ही हैं और यह भी एक बिग शॉट है, और तुम इसको एक बूढ़ा खुसट समझ रहे हो, लेकिन यह एक एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट है और इसकी स्ट्रेंथ किसी ग्रेट मास्टर से कम नहीं होगी।
तो इस बात को सुनकर चू शिरान कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। यहाँ पर बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट फैमिली है, लेकिन आप इसके बारे में इतना ज़्यादा क्यों चिंता कर रहे हो? और क्या यह कोई मास्टर है, इसके बारे में आप इसके बारे में इतना ज़्यादा चिंता कर रहे हो? तो उसका डैड कहता है कि यह इसकी वजह नहीं है, और वह कहने लगता है कि इसकी वजह, इसके पीछे जो आदमी है वह है, उसका नाम किंग जान चान है, और वह पूरी सिटी का एक लॉर्ड है जिससे 6 के 6 बड़ी फैमिली डरती है। दोस्तों यह ये चैन के उसी स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं जो ये चैन को हमेशा ही मास्टर मास्टर कहता है। तो जिस आदमी का नाम सुनकर चू शिरान अपने मन में सोचती है किंग ऑफ जांगचान, तो वह पूछती है कि मैंने इसके बारे में सुना तो है, लेकिन इसका चू फैमिली से क्या रिश्ता हो सकता है, और इनका नाम तो एक जैसा भी नहीं है। और वह कहने लगती है कि डैम वह आदमी सच में बहुत ही लकी है। और वह यह कहकर वहाँ से बाहर जाने लगती है और कहती है कि डैड मुझे कुछ ताज़ी हवा चाहिए और इसलिए मैं बाहर जा रही हूँ। तो उसके डैड उसको कहता है कि तुम जा सकती हो, और वह वहाँ से जाने लगती है। तो तभी उसके सामने ये चन आ जाता है, और ये चन चू शिरान को देखकर कहता है कि यह तो चू शिरान है। और चू शिरान भी ये चन को पहचान लेती है, और वह अपने मन में सोचने लगती है कि ये चंद तो पहले ही मारा गया है, यह ये चंद नहीं हो सकता, और यह कोई और होगा, इसे मैं ये चंद समझ रही हूँ, और इस दुनिया में और भी ये चंद के जैसे हो सकते हैं। और वह कहती है कि और आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो जिसे सुनकर ये चंद कहता है कि मैं तुम्हें किस तरह मदद कर सकता हूँ। तो चू शिरान अपने कार्ड को आगे कर देती है और बताने लगती है कि मेरा नाम चू शिरान है, और मैं चू फैमिली की यंग लेडी हूँ, और यह मेरा पर्सनल बिजनेस कार्ड है, और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप इस कार्ड पर फ़ोन करके मेरे से मदद मांग सकते हो। जिसे देखकर ये चन उसके कार्ड को नीचे गिर देता है। तो जिसे देखकर चू शिरान कहती है कि तुम क्या कर रहे हो? और वह कहता है कि चू फैमिली तो बहुत ही कमज़ोर फैमिली है, और मैं चू फैमिली के बारे में चिंता नहीं करता, और उसे गट लोस्ट कह देता है। तो इसे सुनकर चू शिरान कहती है कि तुम इतनी ज़्यादा बकवास क्यों कर रहे हो, और तुम्हारा मुंह ज़्यादा ही चल रहा है, और अगर मैंने तुम्हें मारने का ठान लिया तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तो जैसे सुनकर ये चन कहता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो। तो वहाँ पर वही ओल्ड मैन आ जाता है और कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, और तुमको लड़ाई करनी है तो यहाँ से भाग जाओ। तो चू शिरान उस पर भी गुस्सा होने लगती है और कहती है कि तुम घुसड़ बुड्ढे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और वह ये चन को मारने के लिए आगे आने लगती है। तो जिसे देखकर वह आदमी उसको रोक देता है और कहता है कि तुम्हें अगर ऐसा ही करना है तो तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना मैं तुम्हारे फैमिली के साथ सारे के सारे कॉन्टैक्ट तबाह कर दूंगा और तुम्हारी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। तो इसे सुनकर चू शिरान गुस्सा हो डर जाती है और वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि सॉरी, मैं जहाँ से जा रही हूँ। और वह जाते हुए कहती है कि तुम आज बहुत ज़्यादा लकी हो। और चू शिरान वहाँ से जाते हुए कहती है कि अगर यह बुड्ढे यहाँ पर नहीं आता तो तुम यहाँ पर मारे जाते। तो जिसे देखकर ये चन कहता है कि तुम भी बहुत ही लकी हो, अगर यह आदमी यहाँ पर नहीं आता तो तुम भी यहाँ पर बर्बाद हो जाती। तो वह बुड्ढा ये चन को एक कुर्सी पर बिठा देता है और कहता है कि मैंने किंग जान से सुना है कि आपके साथ वह मिलने के लिए आ रहे हो। तो ये चन कहता है कि मैं उसका कब से वेट कर रहा हूँ, लेकिन वह अब तक क्यों नहीं आया। तो जिस बात को सुनकर वह ओल्ड मैन कहता है कि मुझे लगता है कि किंग जान को कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी जिसके कारण वह इतने लेट हो रहे हैं। तो ये चन कहता है कि मैं उसको 3 मिनट दे रहा हूँ, अगर वह 3 मिनट में नहीं आया तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने डिवाइन गॉड कल्टीवेटर के पिछले एपिसोड में देखा, ये चन एक क्लब में आया था और वहाँ पर ये चन को चू शिरान भी मिल गई थी और उसके साथ ये चन का झगड़ा हो गया था। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें उस ओल्ड मैन का सीन दिखाया जाता है। वह ओल्ड मैन अपने मन में सोचता है कि पता नहीं इस बच्चे की क्या आइडेंटिटी है और यह किंग जान से ऐसे कैसे बात कर सकता है। तो ये चन कहता है कि वह कब आने वाला है। तो कुछ देर बाद किंग जान आ जाता है, तो वह ओल्ड मैन किंग जान को ग्रीट करने लगता है। तो ये चन उस किंग जान से कहता है कि तुम 2 मिनट लेट हो, और ये चन कहने लगता है कि अगर तुम 1 मिनट और लेट होते तो मैं यहाँ से चला जाता। तो यह बात सुनकर वह ओल्ड मैन कहता है कि मिस्टर, ये आप किंग जान से बात कर रहे हो और यह पूरे के पूरे जान सिटी के सबसे पावरफुल आदमी है। तो तभी किंग जान ये चन के सामने घुटने पर आ जाता है और कहता है कि मास्टर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और मेरे ऊपर एंग्री मत हुई। जिससे सुनकर वह दोनों ओल्ड मैन हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर चल के रहा है। तो वह पहले वाला ओल्ड मैन अपने मन में सोचने लगता है कि किंग जान इस बच्चे के सामने घुटने पर क्यों बैठे हैं, और दूसरे वाला आदमी सोचता है कि मैंने कभी भी किंग जान को किसी के सामने घुटने पर आते हुए नहीं देखा, और यह सिटी तो इसकी ही टेरिटरी है और इसमें यह किसी से डर रहा है।
और वह सोचने लगता है कि पता नहीं यह बच्चा किस बिग फैमिली से होगा। तो ये चन कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। तो वह किंग जन कहता है कि लॉर्ड प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो उसको लॉर्ड कहते हुए देख वह दोनों ओल्ड मैन कहते हैं कि यह इस लड़के को लॉर्ड क्यों कह रहा है। और वह बताने लगते हैं कि किंग जॉन अंडरग्राउंड फोर्सेस में सबसे पावरफुल फोर्सेस का रूलर है और वह पूरी की पूरी जानचन सिटी को कंट्रोल करता है और उसकी जानचन सिटी में इतनी पहुंच है कि वह जानचन सिटी का एक गॉड माना जाता है। और आगे बताने लगते हैं कि जानचन सिटी में कुछ ही लोग हैं जो इनसे मिले हैं और यह पूरी जानचन सिटी के सबसे पावरफुल पर्सन है और यह एक ऐसे बच्चे के सामने घुटने पर आ रहे हैं। और वह दोनों भी येचन के सामने घुटने पर आ जाते हैं और कहते हैं कि सबॉर्डिनेट को माफ करना और हम पैलेस मास्टर को ग्रीट करते हैं। तो येचन कहता है कि मैं कोई तुम्हारा लॉर्ड नहीं हूँ और तुम मेरे सामने से हट जाओ और मैं जान जान से बात करना चाहता हूँ। तो जिसे सुनकर जान जान कहता है कि जैसा कि बॉस ने कहा तुम यहाँ से चले जाओ वरना तुम यहाँ पर मारे जाओगे। तो जिसे सुनकर वह दोनों कहते हैं कि हाँ मास्टर, और यह कहकर वह वहाँ से चले जाते हैं। और जांगचन कहता है कि मास्टर अब वह दोनों यहाँ से ले गए हैं, अब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये चन कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो लेकिन फिर भी तुम मुझे मास्टर क्यों कहते हो। क्या यह इस कारण है कि मैंने तुम्हें उस क्लाउड डीमन वैली में बचाया था कुछ साल पहले। तो जांगचन कहने लगता है कि उस क्लाउड वैली में मैं उस टाइम मारा ही जाने वाला था, लेकिन अगर आप उस टाइम मेरे पास नहीं आते और मुझे नहीं बचाते तो मैं आज जिंदा नहीं होता। इसके कारण मैं आपको मास्टर कहता हूँ और आपने मुझे उस टाइम कुछ सिखाया भी था। तो जिस बात को सुनकर ये चन अपने मन में सोचने लगता है कि यह जानचान पूरी जांग सिटी का एक नंबर 1 गैंगस्टर है और यह चाहे तो पूरी जानचान सिटी को एक ही रात में बर्बाद कर सकता है। लेकिन उस रात यह पता नहीं कैसे उन लोगों के हाथों से मारा जाने वाला था और मुझे लगता है कि वहाँ पर वो फॉर्मेशन तलिस्मान के कारण ही यह उस रात इतना ज़्यादा जख्मी हो गया था। और मुझे उस ओल्ड मैन का भी काम करना है और उसने कहा था कि मुझे उस फॉर्मेशन और तलिस्मान बनाने वाले को तबाह करना होगा। तो जांगचान आगे कहने लगता है कि आपने मेरी जान बचाई है इसलिए मैं आपको कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ और इसलिए मैं आपको अपना मास्टर बनाना चाहता हूँ। और वह एक मेडल को येचन को दे देता है। तो जिस मेडल को देखकर येचन कहता है कि यह मेडल कैसा है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और जैसे ही येचन उस मेडल को ध्यान से देखता है तो उसे उस ड्रैगन के बीच येचन की पिक्चर दिखाई देती है। तो जिसे देखकर येचन कहता है कि इसके बीच मेरी पिक्चर क्या कर रही है। तो जिसे सुनकर जान कहता है कि मास्टर आप रोंग हो, यह आपकी पिक्चर नहीं है। और वह बताने लगता है कि यह पेंडेंट 100,000 ईयर पुराना है और आपने जब मुझे बचाया था तो मैंने यह पेंडेंट वहीं से उठा लिया था और मैंने धोखा नहीं है, यह आप जैसा ही लगता है। तो येचन कहता है कि तुम्हें यह कहाँ से मिला। और वह कहता है कि हजारों साल पहले इस पेंडेंट पे यह पर्सन कौन हो सकता है। और जानचान आगे बताने लगता है कि यह मेडल मेरे ग्रैंडफादर ने बनाया था और मुझे वह वहाँ से मिला था। और वह बताने लगता है कि मेरे ग्रैंडफादर ने यह प्रिडिक्ट किया था कि हमारी फैमिली आगे बर्बाद हो जाएगी, जिसके कारण उन्होंने अपने कल्टीवेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाया और 20 साल की कड़ी मेहनत के बाद वह एक न्यू रिलम पर ब्रेक थ्रू कर गए। लेकिन उनको डर था कि आगे 100 ऑफ ईयर में हमारी पूरी की पूरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी, जिसके कारण उन्होंने 20 साल लगाकर यह पेंडेंट बनाया और जिससे हमारा फैमिली का फॉर्चून चेंज हो जाए और हमारी फैमिली बच सके। और मेरे ग्रैंडफादर ने यह मैसेज छोड़ा कि जिस भी पर्सन के पास यह मेडल होगा उसको इस पिक्चर वाले पर्सन को ढूंढना होगा और उसको अपना मास्टर बनाना होगा और हमारी फैमिली को बचाना होगा। तो जिसे सुनकर ये चन कहता है कि यह तो बहुत ज़्यादा हो रहा है और यह एम्परर की क्यों क्या है जो यह बात कर रहा है। और वह अपने मन में सोचने लगता है कि उस ओल्ड मैन ने भी मुझे कहा था कि मेरी डेस्टिनी इससे जुड़ी हुई है और पर्पल ड्रैगन क्यू के बारे में बताया था और मुझे शाओरियो को सेव करने के लिए कहा था। पता नहीं यह ड्रैगन की बात बार बार क्यों हो रही है। और येचन अपने मन में सोचने लगता है कि मैंने यह भी सुना है कि वह ग्रेट मास्टर पहले ड्रैगन एम्परर क्यू को अनलॉक कर पाया था और डाओ ऑफ हेवन में कदम रख पाया था, लेकिन वह उस टाइम ही मारा गया था। यह पक्का ही पर्पल ड्रैगन के कारण हो रहा है। दोस्तों अभी हमें पक्का नहीं बताया गया कि यहाँ पर किस बारे में बात कर रही है और इसी तरह वह आपस में इस बारे में बात कर रहे होते हैं।
तो आगे किंग जॉन कहता है कि मास्टर, मुझे पता चला है कि 5 साल पहले आपकी फैमिली को कैपिटल में बर्बाद कर दिया गया है। क्या आपको उसके लिए मेरी कोई मदद चाहिए? तो जिसे सुनकर ये चंद गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे किसी की भी मदद नहीं चाहिए और मैं अपनी फैमिली का रिवेंज खुद ही ले लूँगा। तो जिसे सुनकर किंग जॉन कहता है कि प्लीज़ आप गुस्सा मत कीजिए। और अब वह अपने मन में सोचने लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था, मेरे मास्टर मुझसे बहुत ही पावरफुल है और वह अपनी फैमिली का रिवेंज अपने आप ही ले सकते हैं। और ये चंद आगे कहता है कि अगर तुम मुझे अपना मास्टर बनाना चाहते हो तो तुम्हें 3 कंडीशन को एग्री करना होगा। तो जिसे सुनकर किंग जॉन कहता है कि टेंपल मास्टर प्लीज़ कहिए, और वह बताने लगता है। तो ये चंद अपनी फर्स्ट कंडीशन बताता है कि तुम्हें मेरे लाइफ में कोई भी तो ये चंद अपनी फर्स्ट कंडीशन बताता है कि तुम्हें मेरी लाइफ में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करना होगा और जब तक मैं तुम्हें ऑर्डर ना दूं तो वो तब तक तुम मेरी लाइफ में आ भी नहीं सकते। और दूसरी कंडीशन यह है कि तुम मुझे कुछ सोल्जर दो जिससे शून्य को प्रोटेक्ट किया जा सके, और जिसने भी शून्य को मारने की कोशिश की है वह अब जिंदा नहीं रहेगा। और आगे वह कहता है कि मेरी थर्ड कंडीशन यह है कि तुम इन्वेस्टिगेशन करो कि 5 साल पहले मेरी फैमिली के साथ यह सब किसने किया था। तो जिसे सुनकर किंग जॉन कहता है कि लॉर्ड मैं ऐसा करूंगा, और यह कहकर ये चन वहां से जाने लगता है और कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी पता चले तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो फ्यूचर में। तो किंग जॉन कहता है कि होल मास्टर मुझे कुछ और भी रिपोर्ट करना है। और किंग जॉन आगे कहने लगता है कि मुझे पता चला है कि आपके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है और वह जांग चान की चू फैमिली है, लेकिन मैंने उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ब्लॉक कर दी जिसके कारण उसको कुछ नहीं पता चला। और सेकंड फैमिली शाओ फैमिली है जो आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है कि आप 5 साल पहले मरे थे या नहीं। तो जिस बात को सुनकर ये चन अपने मन में सोचता है कि शाओ फैमिली ने यह बस अपने फॉर्मूले के लिए किया होगा और चू फैमिली उस चू शुइजान की फैमिली है। मुझे लगता है कि वह उस साल क्या हुआ उसके बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहती है। और किंग जॉन आगे कहना लगता है कि पैलेस मास्टर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इसके साथ जो भी रिलेटेड है मैं उसके मुंह बंद कर दूंगा या उनको मार दूंगा और इससे किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आपके साथ 5 साल पहले क्या हुआ था। जिसे सुनकर ये चंद कहता है कि तुम्हारा यह सब करने के लिए ठीक है, और वह यह कहकर वहाँ से चला जाता है और जाते हुए अपने मन में सोचता है कि चू फैमिली मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मुझे लग रहा है कि उस चू शुइरान को मेरे ऊपर शक हो गया है। तो जैसे ही वह उस क्लब के बाहर आता है तो वहाँ पर चू शुइरान होती है और वह कहती है कि तुम मुझसे अब माफ़ी मांगोगे और अपने पैरों पर झुककर मेरे सामने गिड़गिड़ाओगे, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें मैं बर्बाद कर दूंगी। तो जिसे सुनकर ये चन कुछ भी रिएक्शन नहीं देता। तो जिसे देखकर चू शुइरान कहती है कि तुमने सुना भी क्या मैंने क्या कहा, और ये चन वहाँ से जाने लगता है। तो जिसे देखकर चू शुइरान कहती है कि यह तो मुझे इग्नोर कर रहा है, और वह ये चन को अटैक करने के लिए आगे आने लगती है और उसके शरीर से कुछ पर्पल कलर का ऑरा निकलने लगता है। तो ये चन उस अटैक से बच जाता है और उसके हाथ को पकड़कर उसको नीचे फेंक देता है। तो चू शुइरान अपने मन में सोचती है कि मैं एक मार्शल आर्टिस्ट फैमिली से हूँ, लेकिन इसने मुझे इतनी आसानी से कैसे हरा दिया, और यह पक्का एक मार्शल आर्टिस्ट है। और वह कहने लगती है कि तुम कौन हो और तुमने मुझे ऐसा गिराने की कोशिश कैसे की, क्या तुम अपनी लाइफ से तंग आ गए हो और क्या तुम मरना चाहते हो। तो इसे सुनकर ये चन कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा बकवास करती हो, और उसके मुंह को पकड़कर उठा लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें अभी मार सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हें यहीं पर नहीं मारूंगा, और कहता है कि तुम जैसी वुमेन को तो बस रिसाइकिल कर देना चाहिए। और यह कहकर वह उसको एक गार्बेज के बॉक्स में डाल देता है और कहता है कि यह प्लेस तुम्हारे लिए बेस्ट है, और यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। तो बाद में चू शुइरान उससे बाहर आ जाती है और कहती है कि तुम बास्टर्ड, तुम मेरे रिवेंज के लिए तैयार रहोगे और तुम एक हॉरिबल डेथ मरोगे। तो आगे सीन बदलता है और हमें शून्य का अपार्टमेंट का सीन दिखा जाता है। तो ये चैन गेट के बाहर खड़ा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि चू शुइरान मुझसे बहुत ज़्यादा हेट करती है और मैं भी उससे बहुत ज़्यादा हेट करता हूँ, लेकिन उसका मेरे पेरेंट्स की डेथ में कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन मैं उसे अभी भी नहीं माफ़ करूँगा, और उसने मेरे साथ जो भी किया है वह बहुत ही बुरा था। और वह अंदर आ जाता है और कहता है कि अभी 1 बज गए हैं, अभी शून्य सो रही होगी और मुझे उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो जैसे ही ये चन अपने रूम का दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पर एक और औरत सो रही होती है। तो जिसे देखकर ये चन कहता है कि मुझे लगता है कि शून्य यहाँ पर आकर सो गई क्योंकि वह अकेला नहीं सोना चाहती थी। तो वह कहता है चलो फिर हमने चलकर यहाँ मैं भी यहीं पर। तो ये चन कहता है कि कोई बात नहीं, और ये चन वहीं पर जाकर सो जाता है। तो इसी के साथ सीन बदलता है और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।
हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने डिवाइन गोल्ड कल्टीवेटर के पिछले एपिसोड में देखा, ये चन अपने हाउस में आ गया था और अपने कमरे में आकर सो गया था और वहाँ पर एक और लड़की पड़ी हुई थी, तो जिसे देखकर ये चन को लगा था कि वह शून्य है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है। हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो गई है और ये चन उठ जाता है और जब ये चन उस लड़की को देखता है तो वह चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो हमें दिखाया जाता है कि वह शाहरू है और वह भी कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो जिचन कहता है कि मुझे तुमसे यह पूछना चाहिए कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो तभी वहाँ पर शून्य आ जाती है और कहती है कि ये चन तुम कब वापस आए। और जैसे ही शून्य उन दोनों को ऐसी पोजीशन में देखती है तो वह कुछ गलत समझ लेती है और शून्य कहने लगती है कि ये चन तुमने तो कहा था कि तुम कल रात नहीं आओगे, फिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये चन अपने मन में सोचने लगता है कि कल रात मैंने इसको ऐसे ही कहा था, लेकिन मैं जब किंग जॉन से बात कर रहा था तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, इसके कारण मैं यहाँ पर आ गया और लगता है कि यह मेरी ही गलती है। और शायरी भी अपने मन में सोचने लगती है कि कल रात मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, जिसके कारण मेरा सिर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और मुझे भी याद नहीं कि मैं इस लड़की के साथ कब सो गई। और वह कहती है कि लगता है यह बस एक एक्सीडेंट है। और शाउरी अपने मन में सोचने लगती है कि मेरी मदर ने मेरे लिए एक पार्टनर ढूंढा है और वह चाहती है कि मैं उससे शादी कर लूँ, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, इसलिए मैं अपने घर से भागकर शून्य के घर पर आ गई और मैंने यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली और मैं यहाँ पर सो गई, जिसके कारण मुझे कुछ भी नहीं पता चला। और ये चन भी अपने मन में सोचता है कि मैंने उस चूशुरन से लड़ाई के चक्कर में यह भूल गया कि शून्य से मैंने क्या कहा और यहाँ पर आकर सो गया। तो ये चन कहता है कि ऐसा तो ये चन कहने लगता है कि चलो फिर ऐसा हो ही गया है तो मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। और वह कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है और मैं एक इनोसेंट हूँ और तुम ही थी जिसने मुझे हक किया था, और मैं कह रहा हूँ ना कि मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ और तुम फिर रो क्यों रही हो। तो जिसे सुनकर शाउरी कहती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया है और तुम यहाँ पर आकर एक लड़की के साथ ऐसे कैसे सोच सकते हो। और वह कहती है कि हम दोनों सेम वर्ल्ड से नहीं है। तो जिसे सुनकर यचन कहता है कि हाँ मुझे पता है कि हम दोनों सेम वर्ल्ड से नहीं है, और यह कहकर वह उस रूम से बाहर आ जाता है। तो तभी यचन के पास से किसी का फ़ोन आता है। तो यचन कहता है कि हेलो शान, मास्टर शान, आप मुझे क्या फ़ोन कर रहे हो। तो आगे मास्टर शान कहते हैं कि मिस्टर ये मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, और आगे मास्टर जान कहने लगते हैं। तो आगे यचन उस रूम से बाहर आ जाता है और तभी यचन के पास से किसी का फ़ोन आता, तो यचन फ़ोन को उठा लेता है। तो आगे से जिया के फादर कहते हैं कि मिस्टर ये मैंने आपको परेशान तो नहीं किया। तो यचन कहता है कि मुझे बताइए कि आपने फ़ोन क्यों किया, क्या जानचन ग्रुप के साथ कोई प्रॉब्लम है। तो जिया के फादर कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, और वह बताने लगते हैं कि मैंने जानचन ग्रुप के सारे डॉक्यूमेंट को इकट्ठा कर लिया है, लेकिन हमारे पास 2 प्रॉब्लम आ गई है। और वह बताने लगते हैं कि अब जिस इविल फोर्स ने उस टांजान ग्रुप को कंट्रोल किया है उसके हमें साइन चाहिए और उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन भी चाहिए। और जिस बात को सुनकर ये कहने लगता है कि पहले टांजान ग्रुप को मेरे फादर ने, तो येचन कहता है कि अच्छा अब टांजान ग्रुप को क्विंगे ग्रुप के नाम से जाना जाता है और वह एक इविल फोर्सेस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और उस इविल फोर्सेस में क्विंग मैन नाम का एक आदमी है जिसे वह कंट्रोल करता है। तो वह कहता है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो और बाकी का मैं संभाल लूँगा। तो जिस बात को सुनकर जिया के फादर कहते हैं कि ऐसा है तो मैं और बाकी का सब कुछ संभाल लूँगा और आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। और कहते हैं कि अगर आप 3 दिन में वह सब ले आए तो 3 दिन में टांजान ग्रुप आपका हो जाएगा। तो जिस बात को सुनकर येचन कहता है कि आप मुझे अभी के अभी डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, मैं आज रात तक उस पर साइन करवा दूंगा। तो जिस बात को सुनकर जिया के फादर अपने मन में सोचने लगते हैं कि क्या मिस्टर ये आज रात तक उसको कर पाएंगे। और वह कहते हैं कि मुझे पता है कि मिस्टर ये की एबिलिटी बहुत ही अमेजिंग है, लेकिन मैं ऐसा इमेजिन नहीं कर सकता कि वह एक रात में यह सब कर सकते हैं। और वह कहते हैं कि पता नहीं मैं किस तरह के कैरेक्टर को फॉलो कर रहा हूँ। तो आगे सीन बदलता है और हमें उस क्यांग ही बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। तो येचन वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि यही हेडक्वार्टर है क्विंगे ग्रुप का। और वह कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन जांग चान अभी यहीं पर होगा बिजनेस मैटर के लिए, और अगर मैं यहाँ पर आ गया तो मैं उससे साइन भी करवा सकता हूँ। और वह उस फ्लोर के अंदर जाने लगता है और ये चन अपने मन में सोचने लगता है कि यहाँ पर
33 फ्लोर हैं और ये चन कहने लगता है कि यहाँ पर 33 फ्लोर हैं और 29th फ्लोर पर बहुत सारे गैंगस्टर होंगे और उनके आगे भी बहुत सारे गैंगस्टर होंगे जिनको मुझे पार करके जाना होगा और उन सभी को पार करने में मुझे टाइम लग सकता है। और वह कहता है कि इसके लिए मुझे कुछ न्यू मेथड यूज़ करना होगा और वह एक कांच के पास आ जाता है और वह कहता है कि मैं इस बिल्डिंग को सीधा ही डायरेक्टली क्यों नहीं पार कर लेता, और वह उस कांच को हटा देता है और वहां से ऊपर बिल्डिंग के ऊपर चलकर जाने लगता है। तो आगे हमें 32 फ्लोर का सीन दिखा जाता है। तो वहाँ पर एक आदमी होता है और वह कहता है कि यह नॉइज़ कैसी है। तो दूसरा आदमी कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि यहाँ पर किसी ने गन की फायर किया है क्या इडियट, तुम क्या सोच रहे हो। ये सुनकर वह कहता है कि फिर भी हमें चेक करके जाना चाहिए और वह बाहर जाकर चेक करने लगते हैं। तो वहाँ पर हमें ये चंद दिखा जाता है और वह कहता है कि मैं तुम लोगों को ही ढूंढ रहा था। तो जिसे देखकर वह लोग कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम इस प्लेस के बारे में कैसे जानते हो। जिसे सुनकर ये चंद कहता है कि मैं लास्ट पर्सन हूँ जिसने तुम्हें देखा है, और यह कहकर वह उन सभी को मार देता है। तो आगे हमें 33 फ्लोर का सीन दिखा जाता है। वहाँ पर हमें दो आदमियों का सीन दिखा जाता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं। तो उनमें से एक आदमी कहता है कि मिस्टर जांग, मैंने सुना है कि आपकी एक और फैक्ट्री है। और वह आदमी बाद में कहने लगता है कि क्या आप कार्ड खेलना पसंद करते हो। तो दूसरा आदमी कहता है कि हाँ, मुझे भी कार्ड खेलना पसंद है, इसमें कोई बिग डील नहीं है। और यह कहकर वह आपस में बात कर रहे होते हैं। तो तभी एक दूसरा आदमी कहता है कि मुझे नीचे के फ्लोर से कुछ अजीब सी आ जा रहे हैं। तो दूसरा आदमी कहता है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे नीचे के फ्लोर पर बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट हैं और अगर कुछ भी हुआ तो वह सब लोग संभाल लेंगे। तो जिसे सुनकर दूसरा आदमी कहता है कि मुझे पता ही था कि आप इस सिटी के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और आपके साथ कोई भी पंगा लेने की हिम्मत नहीं कर सकता। वह वाइट कोट वाला आदमी कहने लगता है कि जैसा कि हमने प्लान किया था कि क्या आप जांगचन सिटी के एयरपोर्ट का मैप मुझे दे सकते हो। तो जिस बात को सुनकर उस दूसरे आदमी के बॉडीगार्ड कहने लगते हैं कि एयरपोर्ट मैम, यह तो चाइना की सिक्योरिटी से रिलेटेड है, क्या आप चाइना को धोखा देना चाहते हो। तो जिसे सुनकर वह आदमी हंसने लगता है और कहता है कि पैसे मिले तो मैं किसी को भी धोखा दे सकता हूँ और मुझे चाइना के बारे में कोई भी चिंता नहीं है और मैं इसमें कभी नहीं फंसूंगा। तो जिस बात को सुनकर वह दोनों कहते हैं कि पर मास्टर आप ऐसा नहीं कर सकते, और उसका मास्टर उनको रोक देता है। तो जिसे सुनकर वह रुक जाते हैं और कहते हैं कि तो वह दूसरा आदमी कहता है कि मिस्टर जांग, मैं आपके साथ एक और कंडीशन पर अग्री करना चाहता हूँ। और वह कहते हैं कि आपको तो पता है कि मैं आपको एक फैक्ट्री देना चाहता हूँ जिसकी कीमत लगभग 50 मिलियन से होगी। उसके साथ हम आपको एक और 50 मिलियन का कुछ तोहफा देना चाहते हैं। तो जिसे सुनकर वह दूसरा आदमी कहता है कि मुझे आपकी कंट्री के साथ बहुत ही अच्छा काम करके मज़ा आ रहा है। और वह कहता है कि मैं इस तरह के ऑफर को कैसे रिफ्यूज़ कर सकता हूँ। और वह कहते हैं कि चलो फिर कोऑपरेशन स्टार्ट किया जाए। और वह यह कहकर हाथ मिलाने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी उनके दरवाज़ा टूट जाता है। तो जिसे देखकर वह दोनों कहते हैं कि अब कौन आ गया। तो वहाँ पर यह चला जाता है और कहता है कि मुझे बताओ कि इस कंपनी का बॉस कौन है। जिसे देखकर वह जांग कहने लगता है कि तुम बास्टर्ड, तुम यहाँ पर आ क्यों गए, और यहाँ पर तो बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट थे। तो वह जांग जब येचन को दिखता है तो वह कहता है कि यह बॉय तो कुछ फैमिली लग रहा है। और वह कहता है कि ये तो येचन लग रहा है। और वह कहता है कि यह ट्रैश तो पहले ही मारा गया है, लेकिन यहाँ पर कैसे आ गया। और वह जांग कहने लगता है कि मेरे गार्ड्स कहाँ पर हैं। तो जिसे सुनकर येचन कहता है कि वह तो पहले ही मारे गए हैं और वह कभी नहीं उठेंगे। तो जिसे सुनकर जांग चानमिन कहता है कि यह कैसे हो सकता है, वह तो सब पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट थे, वह ऐसे कैसे मारे जा सकते हैं। और तभी ये चैन उसके ऊपर वही डॉक्यूमेंट फेंक देता है और कहता है कि जल्दी से जल्दी इन पर साइन करो। तो वह जांग चानमिन कहता है कि यह क्या है। तो जैसे ही वह उसको पढ़ने लगता है तो वह कहता है कि यह तो जन ग्रुप के ट्रांसफर पेपर हैं और तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसको साइन कर दूंगा। तो तभी वह दूसरा आदमी कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और वह कहता है कि इस लड़की को यहीं पर मार दो। तो उसके बॉडीगार्ड येचन को मारने के लिए येचन के पास जाने लगते हैं और वहाँ पर एक मशीन गन निकाल लेते हैं और वह कहते हैं कि तुम अब मरने वाले हो, और सीधा ही उस पर अटैक कर देते हैं। तो येचन अपने सामने एक एनर्जी शील्ड बना लेता है और उसकी सारी की सारी बुलेट को रोक लेता है और कहता है कि यह हॉट वेपन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और मैं देखता हूँ कि तुम कब तक ऐसा करते रहोगे। और येचन एक बुलेट को लेता है और उस बॉडीगार्ड के सिर को फाड़ देता है, जिसे देखकर वो आदमी कहता है कि यह कैसे हो सकता है।
उसके दूसरे 2 बॉडीगार्ड भी ये चैन पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं और कहते हैं कि मैंने एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट की बहुत सालों से प्रैक्टिस की है और तुम आज यहाँ पर बचकर नहीं जा सकते, और यह कहकर ये चैन पर अटैक कर देते हैं। तो इसे देखकर ये चैन कहता है कि तुम दोनों हाफ स्टाफ मास्टर हो, लेकिन तुम दोनों इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो, और ये चैन उन दोनों को भी बहुत ही आसानी से मार देता है। और ये चैन कहता है कि तुम दोनों मेरे साथ कोऑपरेट करोगे या तुम मरना चाहोगे। तो जिसे देखकर वह ओल्ड मैन कहता है कि तुम तो एक मार्शल आर्टिस्ट ग्रैंड मास्टर लग रहे हो, लेकिन तुम इतने ज़्यादा यंग एज में ग्रैंड मास्टर कैसे बन गए। और वह कहने लगता है कि आखिरकार तुम कौन हो। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।